हेलो क्लास ट्वेल्थ। हम लोग आज पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के यूनिट्स। अभी तक हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं। आप लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका भी सीखा था। और अब आप लोग पढ़ोगे इसमें कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आप लोगों को मैंने बताया था ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे आपको केवल ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आपके टिक मार्क में या 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि राइट द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा, उसको उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, तो आपको ये आना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे यूनिट्स में। हम ये जानते हैं एन ए कोई रिएक्शन है, एन प्रोडक्ट देता है कोई प्रोडक्ट, ठीक है। एन ए हमारा क्या है, एन कोफिशिएंट है, और ए हमारा रिएक्टेंट है। अब देखिए रेट लिखोगे तो आप क्या मिलेगा, के ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए, और उसका जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला गया, जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। अब रेट का जो हमारा फॉर्म यूनिट होता है मोल पर लीटर अपॉन पर सेकेंड होता है ये, और ए का होता है हमारा जिस द रिएक्टेंट, तो मोल पर लीटर होगा भाई। ये तो रिएक्टेंट का कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस अगर रिएक्ट हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका मोल पर लीटर ही हमारा इसका यूनिट होता है। अब ये दो वैल्यूज़ हम यहाँ पे इस इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसमें रख देते हैं। तो आपको क्या मिला, रेट की जगह लिख दिया आपने मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के मोल पर लीटर। अब ए की पावर एन थी तो मैंने एन ली दिया। अब देखिए ये वैल्यूज़ रख देंगे तो मुझे कुछ ये मिलेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसको आप नीचे लिख सकते हो, ये चीज़ यहाँ तो आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर की पावर एन सेकेंड। तो ये ऊपर गया, एन की पावर -1 हो, मोल पर लीटर की पावर -1 हो, -n हो गया। तो जब बेसिस से मतलब पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब देखिए, अब आपको ऑर्डर निकालना है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 1 होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 हो गई, तो के इज इक्वल्स टू आया मोल पर लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये कैंसिल हो गया, इसकी जो पावर 0 की पावर 0 थी तो वैल्यू 1 हो जाती, तो आपको सेकेंड इनवर्स मिला। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हुआ। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, और ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपको क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्या हो गए, यूनिट्स हो गए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कितने रिएक्टिंग स्पीशीज़ कोलाइड हो रहे हैं साइमल्टेनियस किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जो केमिकल रिएक्शन है उसके कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। डेफिनेशन है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दैट कोलॉइड साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। उसी को हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कम्प्लीटली। अब मैंने 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 आ गए, 3 है तो 3 आ गए, 4 है तो 4 आ गए। अगर 2 हैं फिर एक अलग है, दोनों अलग अलग कंपाउंड से, एक 2 वॉल्यूम है एक 1 वॉल्यूम है, तो दोनों कंबाइन आप क्या कह सकते हो, 3 मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें। यानी आप क्या कह सकते हो हम कि द molecularity may be 1, 2 or 3 depending upon the reactant involved in the simultaneous collision। मतलब जो भी कोलिजन हो रहा है साइमल्टेनियसली, उसके कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वही बताएगा आपकी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट रिएक्ट करता है देने के लिए N2 + H2O। तो यहाँ पे क्या है, देखिए NH4N2 केवल एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो गई। यहाँ पे H2 + I2। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI रिएक्ट कर रहे हैं ये प्रोड्यूस करने के लिए।
सिमिलरली FeCl3 और SnCl2 ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeCl3 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ SnCl2 ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपको ये प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 2 + 1 तो 3 मॉलिक्यूलरिटी। तो इस तरह आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो। आप ये याद रखिएगा जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो मैक्सिमम 3 हो सकती है, उससे ज़्यादा आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते। कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे Mn2MnO4 - 5CrO4 2 + 16H+। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो कितने हैं आप ऐड कर लो, 16 + 5 + 2, 5 + 2 7, 7 + 6 23, 10 दिस इज 23, आपको 23 है। तो हम क्या कहेंगे, यानी मॉलिक्यूलरिटी 23 है? नहीं, तो मॉलिक्यूलरिटी 23 नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूलरिटी होती है वो 3 के अक्रॉस होती है या 4 ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती। क्योंकि जो भी रिएक्शन होता है, जो भी रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर करता है तो उनके बीच में कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक रिएक्शन जो है, हर एक सब्सटेंस जो है उसका अपना खुद का एलिमेंट्री नेचर है और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। तो ये जो रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है ये नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोसीड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप बोलोगे। इसको प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, ये जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ये नंबर ऑफ वेरियस स्टेप्स में हो रहा है, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी स्टेप्स में होगी बट नॉट इन द ओवरऑल रिएक्शन, यानी ओवरऑल रिएक्शन का कोई भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। जो भी मॉलिक्यूलरिटी होगी इट विल बी इन द स्टेप्स, वो हमेशा स्टेप्स के अंदर रहेगी। ओवरऑल रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी नहीं मानी जाएगी। समझ में आया? दैट इज़ हम क्या कह सकते हैं, जो भी रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है और उनके हर एक स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी होगी और उसके रिजल्टेंट रिएक्शन का कोई भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगा। ये केवल कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में होता है, बाकी और किसी भी केसेस में नहीं देखा जा सकता। आया समझ में? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप क्लियर कर लेना जो भी डाउट्स होंगी। अगर नहीं समझ में आता तो आप उसके लिए क्वेश्चंस या क्वेरीज अपने पूछ सकते हो, ठीक है।